हाय बच्चों, वेलकम बैक। दिस इज़ चैप्टर 5। तो जो फंडामेंटल स्ट्रेटजी है हमारी, वो स्ट्रेटजी है हमारी हाफ एंड हाफ स्ट्रेटजी। ठीक है। तो फर्स्ट हाफ स्ट्रेटजी हमने कंप्लीट कर दी चैप्टर 4 में। ठीक है। वो स्ट्रेटजी है रीडिंग द एक्चुअल पैसेज, हाउ टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, द बिग पिक्चर एज वेल एज द माइक्रो लेवल। ठीक है। तो वो चीज़ सब हो गया फर्स्ट हाफ में। अब हम हाफ एंड हाफ स्ट्रेटजी के सेकंड हाफ पे चलेंगे, विच इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चंस हैं जिसको आपको आंसर करना है। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। हर क्वेश्चन के 5 चॉइस होंगे और आपको करेक्ट चॉइस सिलेक्ट करना होगा। द इम्पॉर्टेंट थिंग, जिस बात को आपको बिल्कुल समझना है, आपके जहन में डाल लेना है कि एट द एंड ऑफ द डे एक ही चीज़ मैटर करती है, और वो चीज़ ये है कि आपने जो सवाल है उसका करेक्ट आंसर दिया है या नहीं। इट डजेंट मैटर कि आपने कितनी अच्छी तरीके से, कितनी बारीकी से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को पढ़ा है या समझा है। दैट डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज आप सवाल का करेक्ट जवाब दे सकते हैं या नहीं। इसी कारण ये बहुत ज़रूरी है कि आप जितना ध्यान रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को पढ़ने में लगाते हैं, उतना ही फोकस आप क्वेश्चन एंड आंसर में भी लगाएं। इसी कारण इस पूरे स्ट्रेटजी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का पूरा जो स्ट्रेटजी है, इसका नाम ही है हाफ एंड हाफ। क्योंकि जो पहला हाफ है वो अधूरा है विथआउट द सेकेंड हाफ। और काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं फर्स्ट हाफ पे पूरा फोकस ध्यान दे देंगे और क्वेश्चन एंड आंसर पे ना गलती कर देंगे। तो दैट बीट्स द होल पर्पस। तो इस इंट्रोडक्शन के साथ शुरू हो जाते हैं सेकेंड हाफ के स्ट्रेटजी के साथ। ठीक है। तो बैकग्राउंड के लिए सेकेंड हाफ क्या है? ये है क्वेश्चन एंड आंसर जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के साथ आते हैं। ये जो क्वेश्चन टाइप होते हैं, ये 5 मेन वेराइटी में आते हैं। ठीक है। और ये 5 जो मेन क्वेश्चन टाइप है मैंने यहाँ पर लिस्ट कर दिए हैं आपके लिए। You can see the first type of question is the question which of the following can be inferred from the passage। ठीक है। और मैंने inferred जो वर्ड है उसको रेड में लिख दिया है। क्यों? क्योंकि ये है एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन टाइप। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को आपने देख लिया तो यू हैव टू बी वेरी वेरी फोकस्ड, चौकन्ना हो जाना है आपको। क्योंकि अगर इन्फर्ड वर्ड लिख दिया, इसका मतलब ये है कि जो आंसर चॉइस है, they will not be literally what is in the reading comprehension passage। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा, स्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा और बिग पिक्चर समझना पड़ेगा, क्योंकि ये इन्फरेंस वाला क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है। तो इसके भी एग्जाम्पल आप देखेंगे जो 7 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस के एक्सरसाइजेस में है, इस टाइप के क्वेश्चन हैं भरे पड़े हुए हैं। तो उसमें भी आप देखेंगे कि इन्फर्ड वाले क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस टाइप के क्वेश्चन में जो है, ये थोड़े आसान क्वेश्चन होते हैं जिसमें यू नीड टू सेलेक्ट द सेंटेंस इन द पैसेज। तो आपको जो है आपका माउस कर्सर पैसेज में एक सेंटेंस को जाके हाईलाइट करना होगा, विच इज़ बेसिकली आंसरिंग द क्वेश्चन। फिर थर्ड टाइप क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट इन विच द वर्ड XYZ अपीयर्स, इट मीन्स। इसका मतलब ये है, और आप इसके काफ़ी एग्जाम्पल भी देखेंगे कि देर आर सर्टन वर्ड्स विच अपीयर इन द पैसेज, और ये वर्ड्स जो है इनके स्पेशल मीनिंग होते हैं। और टिपिकली इस टाइप के जो वर्ड आप देखेंगे जीआरई में, ये वर्ड्स इटैलिक्स में होंगे या फिर कोटेशन मार्क्स में होंगे। ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि दीज टाइप ऑफ वर्ड्स हैव अ ड्यूअल मीनिंग और अ स्पेशल मीनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट इन विच दे अपीयर। इस पैसेज में ये वर्ड जब आ रहा है, इसका डिक्शनरी मीनिंग नहीं हो सकता, राइट? डिक्शनरी मीनिंग तो होता ही होता है वर्ड का, लेकिन चूंकि इस वर्ड को कोटेशन में या इटैलिक्स में डाल दिया है, इस वर्ड का थोड़ा सा मतलब डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ता है। चौथा टाइप क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज। ये जेनेरिक बिग पिक्चर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बिग पिक्चर समझे, और उसके लिए जो स्ट्रेटजी 8 हमने सीखा था फर्स्ट हाफ में ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड आइडेंटिफाइंग द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। वरना यू विल बी स्टक। ठीक है। आप 5 आंसर चॉइसेस में 2 आंसर चॉइसेस में स्टक हो जाएंगे एंड यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई विच इज़ द राइट वन। ठीक है।
लास्ट टाइप का जो क्वेश्चन है दैट इज टिपिकली वर्डेड एज द पैसेज सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, या अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ठीक है, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो आंसर चॉइसेस होते हैं उसमें थोड़ा सा गोलमाल हो सकता है, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ऑल सेट, समझ में आ गया आपको 5 टाइप के जो क्वेश्चन टाइप्स हैं। देखिए स्ट्रेटजी पे चलते हैं। स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है, 4 मेन स्ट्रेटजी है फॉर द सेकेंड हाफ टू आंसर द Q&A। पहली स्ट्रेटजी है कि बिफोर यू इवन स्टार्ट द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज एंड जस्ट लुक इट ब्रीफ ग्लांस, 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं डालना है इसमें, ठीक है, टाइम वेस्ट करेंगे वरना आप। 15 सेकंड के अंदर अंदर तीनों क्वेश्चन देख लीजिए, 3 या 4 जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ये देखिए कि प्राइमरी पर्पस का कोई क्वेश्चन है क्या। अगर आपके क्वेश्चंस में 3 या 4 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन आ गया प्राइमरी पर्पस का, तो आपका जैकपॉट लग गया। क्योंकि प्राइमरी पर्पस के जो क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर चॉइसेस पे आपने एक झलक मार दिया ना बिफोर यू इवन स्टार्ट रीडिंग द पैसेज, तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट आपको पहले ही मिल जाएगा। और इसका मैं एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा आपको अभी। बिल्कुल मस्त है ये, और इट इज़ ऑल्सो मस्ट, आपको करना है ये। अगर आपको प्राइमरी पर्पस का जैकपॉट लग गया तो इट विल रियली रियली हेल्प यू। ठीक है, सेकंड स्ट्रैटेजी भी चलते हैं जी। स्ट्रैटेजी क्या है? रीड द एंटायर आंसर चॉइस। देखिए बच्चे, कभी स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि बहुत लंबे लंबे आंसर चॉइस होते हैं, ठीक है, और जीआरई में बहुत नोटोरियस है जीआरई, ठीक है। वो ईटीएस वाले क्या करेंगे कि बहुत लंबा सा सेंटेंस दे देंगे आपको पढ़ने के लिए आंसर चॉइस में। तो क्या होगा ना कि आप थके हारे हैं, ठीक है, आपका दिमाग पूरा पढ़ के ना, जो लंबा सा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, पूरा पैसेज पढ़ के आपके दिमाग का दही हो गया है। एट दिस पॉइंट आंसर चॉइस में क्या करेंगे बच्चे, ठीक है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, कोई लंबा सा सेंटेंस है आंसर चॉइस में, पहले 3 या 4 या 5 6 वर्ड्स पढ़ लिए, दैट मेक सेंस, उसको सेलेक्ट कर दिया, आगे बढ़ गए। और जीआरई को ये पता है, तो ईटीएस वाले जो जीआरई बनाते हैं वो क्या करते हैं ना कि फर्स्ट हाफ जो है आंसर चॉइस का वो बिल्कुल करेक्ट लिखा जाता है, लेकिन पूरा गोलमाल सेकेंड हाफ में होता है। सेकेंड हाफ गलत हो सकता है, तो ये गलती आप कतई ना करना। रीड द एंटायर आंसर चॉइस। चलते हैं थर्ड स्ट्रेटजी पे, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन। इसको भी मैं डिटेल में कवर करूँगा इस चैप्टर में, लेकिन मेन 2 पॉइंट है। अगर किसी जीआरई आंसर चॉइस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड का यूज़ हो रहा है तो मोस्ट लाइकली वो आंसर चॉइस गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हमेशा होगा, लेकिन अगर आप प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन को यूज़ कर रहे हैं जीआरई में, और लेट्स से आप 2 आंसर चॉइसेस के बीच में फंस गए हैं, ठीक है, 2, लेट्स से चॉइस ए और चॉइस डी, रिमेनिंग बी सी और ये आपने एलिमिनेट कर दिया बिकॉज आपको पता है वो गलत है। तो नाउ यू हैव टू डिसाइड कि भाई आंसर ए है या आंसर डी है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपको गेस करना है तो यू शुड चूज दैट आंसर चॉइस विच हैज़ सिंपल वर्ड्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रॉन्ग वर्ड हो गया मस्ट, शुड, ठीक है, ये 2 वर्ड्स हैं ऐसे वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स यूजुअली नहीं होते। तो ऐसा वर्ड आपको किसी आंसर चॉइस में मिल गया ओनली एट द एंड, राइट, जब आपको कोई टाई ब्रेक करना है 2 आंसर चॉइसेस में, तो उस आंसर चॉइस को एलिमिनेट करना विल बी मोर फेवरेबल जहां पर कोई स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किया जा रहा हो। जीआरई के जो करेक्ट आंसर चॉइस होते हैं ना, दे आर ऑफन पैराफ्रेज्ड। पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है कि कोई भी आपका सेंटेंस है आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बॉडी में, जो पैसेज में, उसी सेंटेंस को डिफरेंट वर्ड्स यूज करके आंसर चॉइस में लिख देंगे वो। सो दीज आर टिपिकली द आंसर चॉइसेस विच आर करेक्ट। प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन में जो फर्स्ट पास होता है, जब आप पहली बार ABCDE ईच आंसर को देख रहे हैं, तो अगर कोई आपको आंसर चॉइस मिला जहां पैराफ्रेजिंग हो रही हो, तो उसको आप फर्स्ट पास में चूज कर सकते हैं, ठीक है, उसको डायरेक्टली आप एलिमिनेट ना करें। प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन में ये 2 बातें बिल्कुल आपको जहन में रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और चौथी आखिरी स्ट्रेटेजी है, यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन जेनेरिक एंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस। जब आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो, एज यू रीडिंग द क्वेश्चन, उसका जो स्टेम होता है क्वेश्चन में ही पहले 3 4 5 वर्ड्स में ही आपको आइडिया लग जाना चाहिए
क्या ये क्वेश्चन बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ के बारे में है या कोई जेनेरिक क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर आपको अंदाज़ा लग गया कि ये एक जेनेरिक क्वेश्चन है तो इसका आंसर जो होगा ये फर्स्ट या लास्ट पैराग्राफ से ही यूजुअली मिलेगा आपको। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जब आप पढ़ रहे हैं उसको फिर से, तो आंसर द क्वेश्चन फर्स्ट या लास्ट पैराग्राफ पे आप ध्यान दे सकते हैं। और जेनेरिक क्वेश्चन है तो उसके जो आंसर चॉइस होंगे ना उसमें भी कोई स्ट्रांग वर्ड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जेनेरिक क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि जनरल क्वेश्चन है, तो कोई भी स्ट्रांग वर्ड है तो इट मोस्ट लाइकली इज नॉट द आंसर फॉर जेनेरिक क्वेश्चंस। ठीक है, सो मेनली 4 मेन स्ट्रेटजी है, इसको प्रैक्टिस करना है। चलते हैं डिटेल में स्ट्रेटजी 1। तो ये है हमारा एग्जाम्पल दैट वी आर गोइंग थ्रू द फोन ऑटोग्राफ। ठीक है, ग्लांस एट द क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहले तो आपको ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिल जाएगा आपको पैसेज, पर पैसेज नहीं पढ़ना। पहले सबसे पहले जो है जल्दी जल्दी से जो 3 या 4 क्वेश्चन है उनको देखना है कि कहीं पर प्राइमरी पर्पस वाला क्वेश्चन आपको मिला या नहीं। तो यहाँ पर वी गॉट लकी, प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज का क्वेश्चन हमें मिल गया। तो आपके पास 15 सेकेंड है, 15 सेकेंड में जल्दी से ग्लांस करें। तो यहाँ पर मैं जल्दी से अगर ये ए टू ई देख रहा हूँ तो मेन थिंग्स जो आइडियाज़ मुझे आ रही हैं यहाँ पर, प्रेजेंटिंग एन ओवरव्यू ऑफ ए न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आइडिया लग गया मुझे, हाँ भाई लेट 19th सेंचुरी में कोई न्यू टेक्नोलॉजी की बात हो रही है यहाँ पर। आंसर बी में है ऑडिटरी वेव्स। तो अच्छा, न्यू टेक्नोलॉजी है, इट हैज़ टू डू समथिंग विद ऑडिटरी वेव्स, तो कोई साउंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, दैट विल बी द टॉपिक। आंसर ई में देख लीजिए, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ, ये जो भी बंदा है स्कॉट डी मार्टिनविल, टू द डेवलपमेंट। तो आइडिया लग गया मेरे को। ठीक है, कि हाँ दिस गोइंग टू टॉक अबाउट, ये बंदा है स्कॉट डी मार्टिनविल, इसने कुछ ऐसा काम किया है इन द ऑडिटरी डोमेन विच इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी, और उसके बारे में दिस विल बी द टॉपिक। 15 सेकेंड से ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है इस पर देखिए व्हाट इज़ द एडवांटेज कि अब मैं जब वापस जाऊँगा ना रियली जब पैसेज पढ़ने के लिए, मुझे ऑलरेडी आइडिया लग गया है कि इस पैसेज में कहीं तो स्कॉट डी मार्टिनविल के बारे में बात होगी, कोई न्यू टेक्नोलॉजी की बात होगी, और कोई ऑडिटरी या साउंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी की बात होगी। इवन बिफोर आई रीड द पैसेज पूरा कॉन्टेक्स्ट मिल गया मेरे को। स्ट्रैटेजी 2 के बारे में हमने बहुत बात कर ली। यू हैव टू रीड द एंटायर आंसर चॉइस। अगर पहले 2 या 3 वर्ड पढ़ेंगे तो वो तो हमेशा करेक्ट होंगे, पूरा गोलमाल तो सेकेंड हाफ में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा, इतने लंबे सेंटेंस यहाँ नहीं है तो इट इज़ नॉट दैट एप्लीकेबल, लेकिन आइडिया मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आप, फॉर एग्जांपल आंसर चॉइस ए, तो यहाँ पर है प्रोवाइड अ स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ अ जनरल प्रोसेस। या फिर देख लीजिए आंसर चॉइस सी, ले द ग्राउंड वर्क टू इंट्रोड्यूस द की आइडिया ऑफ द पैसेज। ठीक है, तो एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हो आप कि योर रीडिंग ऑप्शन सी, ले द ग्राउंड वर्क, और आपको लग रहा है हाँ इट इज़ लेइंग द ग्राउंड वर्क, लेकिन द पॉइंट आप मिस कर रहे हो कि हाँ इट इज़ करेक्ट, इट इज़ लेइंग द ग्राउंड वर्क, राइट। ग्राउंड वर्क का मतलब क्या है कि कोई बिल्डिंग बनाने के पहले, कोई बिल्डिंग खड़ी कर रहे हो आप, तो उसका पहले ग्राउंड वर्क करना पड़ता है ना। बिल्डिंग को पहले खुदाई चलेगी, राइट, और काफ़ी चीज़ें होंगी ग्राउंड पे, उसके बाद ही तो पूरा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है। इस पैसेज में जो है ग्राउंड वर्क डाल रहा है ऑथर, राइट, अबाउट सम बिग इन्वेंशन। लेकिन सेकेंड हाफ अगर देखेंगे ना आप, टू इंट्रोड्यूस द की आइडिया ऑफ द पैसेज, मार खा जाएंगे आप अगर आपने आंसर सी को चूज कर लिया। क्यों? क्योंकि जो फोन ऑटोग्राफ का जो मेंशन हुआ है, इट इज टू ले द ग्राउंड वर्क, राइट, लेकिन इट इज नॉट यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द की आइडिया ऑफ द पैसेज। की आइडिया ऑफ द पैसेज इज समथिंग टोटली डिफरेंट। मैंने आपको पहले ही बताया कि की आइडिया ऑफ द पैसेज इज अ वेरी जेनेरिक आइडिया। ठीक है, और जेनेरिक में ना हमेशा बिगनिंग या एंड में ही होता है। तो यहाँ पर भी जो की आइडिया है पैसेज का, वो है लास्ट सेंटेंस में ही, देखिए एंड में ही मिलेगा आपको, ग्रू टू बिकम वेल एस्टेब्लिश्ड इन द मोर एसोटेरिक विजुअल एंड म्यूजिकल प्रैक्टिसेस ऑफ द लेट 19th सेंचुरी। की आइडिया तो वही है, तो फोन ऑटोग्राफ वॉज नॉट द की आइडिया। तो अगर आप अपनी फर्स्ट हाफ आंसर देखेंगे तो यू विल गेट द रॉन्ग आंसर। आई होप स्ट्रैटेजी 2 इज वेरी क्लियर विद दिस एग्जाम्पल। पढ़ना है, पूरा पढ़ना है आंसर चॉइस, वरना पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। ठीक है, स्ट्रेटेजी 3, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन। तो इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पर। तो आपको स्क्रैच पेपर मिलेगा जीआरई में, ठीक है, तो स्क्रैच पेपर और एक पेन मिलेगा। तो स्क्रैच पेपर पे आपको क्या लिखना है कि ABCDE पहले ही लिख देना है उसमें। ठीक है, आपको ईच आंसर सोल्यूशन देखना है, ईच चॉइस को देखना है, और जो चॉइस आपको लगे गलत है
उसको आपको स्ट्राइक करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको ये लगे कि ये जेनरिक क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है उसमें कोई स्ट्रांग वर्ड नहीं होना चाहिए, और ऑप्शन ए, सी एंड ई में आपको बहुत स्ट्रांग वर्ड्स मिल गए, राइट, और आपने पूरा सेंटेंस में पढ़ा है, आधा पढ़ के छोड़ नहीं दिया आपने, राइट, एज वी डिस्कस इन स्ट्रेटेजी 2, तो आप क्या कर सकते हैं, ई, सी और ए को स्ट्राइक आउट कर सकते हैं। जैसे नीचे ना, यहाँ पर आपने देखा है कि ए, बी, सी, डी, ई में ए, सी और ई को स्ट्राइक आउट कर दिया हमने। तो अब आपका 50-50 चांस है, ठीक है, आप बी और डी में चल रहे हैं, आपकी इसी में कोई एक हो सकता है। क्या होगा ना, फिर आपके माइंड को ना थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी कि नाउ यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ए, सी एंड ई, बस बी और डी को देखो एंड एक और बार पढ़ना है बी और डी को, और बी और डी में विच एवर इज राइट आपको चूज करना है। दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन। अगर आपने ये नहीं यूज किया वर्बल में तो यू आर इन बिग ट्रबल। दिस इज योर बेस्ट फ्रेंड, प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन, पूरे जीआरई में बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस पूरे पूरे वीडियो में, इस पूरे कोर्स में यू डोंट टेक अवे एनी अदर स्ट्रेटजी, प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन एक स्ट्रेटजी है विच यू हैव टू टेक होम विथ यू। तो यहाँ पर इसको अप्लाई करते हैं हम एज एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो अगर आप देखें, द पैसेज मेंशंस फोनोटोग्राफ ऑन लाइन 4 प्राइमरीली इन ऑर्डर टू। तो क्वेश्चन स्टेम जब आप पढ़ रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, ठीक है। तो यहाँ पर एक वर्ड है क्वेश्चन स्टेम है प्राइमरीली। यू सी, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्राइमरीली का मतलब है कि अगर आपके पास दो आंसर्स हैं, ए, लेट से आंसर्स ए एंड सी, विच यू थिंक वन ऑफ देम कैन बी राइट, प्राइमरीली की बात कर रहे हैं ना, तो प्राइमरीली कैन बी नाउ यूज टू ब्रेक द टाई। प्राइमरीली का होता है मतलब कि कितना स्पेसिफिक है आंसर, ठीक है, जेनरिक आंसर नहीं है, यू आर लुकिंग फॉर अ वेरी स्पेसिफिक आंसर। तो लेट अस डू द प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन। मैं यूजली बॉटम टू अप करता हूँ, तो आप नीचे से ऊपर, फ्रॉम आंसर ई से ऊपर आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद आंसर ई। फैसिलिटेट द कॉन्ट्रास्टिंग ऑफ ऑडिटरी एंड विजुअल और टेक्सचुअल कंपोनेंट्स ऑफ रिकॉर्डेड साउंड्स। यहाँ पर ना पैराफ्रेजिंग की है। दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग है बेसिकली, आपने जो ऊपर देखा था, अगर आप फिर से ये पढ़े तो पैराफ्रेज हो रहा है ना, यहाँ पर दो चीज़ों को कंपेयर करा जा रहा है, ऑडिटरी एंड विजुअल और टेक्सचुअल कंपोनेंट्स ऑफ रिकॉर्डेड साउंड्स। यही वर्ड्स देखिए ऊपर है ना, यहाँ पर टेक्सचुअल ऑडिटरी फर्स्ट लाइन में है, तो मिसलीडिंग हो रही है, यहाँ पर काफ़ी मिसलीडिंग हो रही है। तो अगेन भाई देखा जाए तो कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, लेकिन फोनोटोग्राफ तो यूज़ नहीं हो रहा उसके लिए, कॉन्ट्रास्टिंग ज़्यादा किया भी नहीं है यहाँ पर। भाई क्या कॉन्ट्रास्ट किया है इसने, कुछ खास कॉन्ट्रास्ट तो किया नहीं है। और फोनोटोग्राफ इज बीइंग यूज्ड टू गो इनटू वेरी स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन of the auditory side of things. It is not at all comparing that or using the phonotograph in any way to contrast the auditory with the visual or textual components. तो ई को आप क्रॉस आउट कर देंगे, प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन। चलते हैं ऑप्शन डी पे, सजेस्ट इट्स अकल्ट और स्पिरिचुअल सेंसिबिलिटीज। ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। फोनोटोग्राफ वॉज, प्राइमरी पर्पस क्या था यार फोनोटोग्राफ का? प्राइमरी पर्पस तो अकल्ट एंड स्पिरिचुअल सेंसिटिविटीज तो है ही नहीं। अकल्ट ऑफ स्पिरिचुअल सेंसिबिलिटीज तो बाद में आया था पैराग्राफ में। ये तो बहुत स्पेसिफिक पूछ रहा है, प्राइमरी पर्पस क्या था फोनोटोग्राफ का। तो अगर प्राइमरी पर्पस के बारे में पूछ रहे हो ना, तो यू कैन नॉट रियली गो एंड से भाई फोनोटोग्राफ तो लाइन 4 में मेंशन किया है और उसको आप लिंक कर रहे हो अकल्ट प्रैक्टिसेस में, विच इज कमिंग इन द लास्ट लाइन, अकल्ट एंड स्पिरिचुअल सेंसिबिलिटीज। तो इतना जब दूर होता है ना, राइट, सेपरेटेड बाय 6 और 7 सेंटेंसेस, कनेक्शन ही नहीं होता यार, क्योंकि प्राइमरीली पूछा है ना इसने। हटा दूंगा, एलिमिनेट कर दूंगा, डी एंड ई आर गॉन। सी, ले द ग्राउंड वर्क टू इंट्रोड्यूस द की आइडिया ऑफ द पैसेज। ये तो हमने पहले डिस्कस कर दिया, दिस इज गॉन। अब बचे ए एंड बी, ठीक है। नाउ 50-50 चांस है, दो हैं ऑप्शन, एक चूज करना है, टाई ब्रेक करना है हमें बस। ऑप्शन ए है प्रोवाइड अ स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ अ जनरल प्रोसेस। बी है इलस्ट्रेट द यूनिकनेस ऑफ स्कॉट डी मार्टिनविल्स इन्वेंशन। प्राइमरी क्या है पर्पस फोनोटोग्राफ का, राइट? इट्स अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन, जेनेरिक है ही नहीं। तो बी जो है ये तो थोड़ा जेनेरिक हो गया ना, कि उसका इन्वेंशन था, उसका यूनिकनेस बता रहे हो जनरली। जब कोई क्वेश्चन में प्राइमरीली किसी चीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन पूछी जा रही हो, तो इट्स अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन, राइट? तो स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ अ जनरल प्रोसेस, तो इसीलिए आंसर ए इज राइट। चलते हैं स्ट्रेटेजी नंबर 4, जेनेरिक वर्सेस स्पेसिफिक क्वेश्चंस।
तो ये देख लीजिए क्वेश्चन, द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द न्यू फाउंड विजिबिलिटी ऑफ साउंड इज। तो ये जेनरिक क्वेश्चन है या स्पेसिफिक क्वेश्चन है? ये तो बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है। ये बहुत ही स्पेसिफिकली आपसे पूछ रहा है कि ऑथर का एटीट्यूड क्या है। एटीट्यूड तो ऑथर का, देखिए अगेन, डो नो नीड टू यूज वेरी बिग वर्ड्स। यहाँ पर 5 आपके पास आंसर चॉइस है। एम्यूज्ड इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग आई से थोड़ा नेगेटिव कॉन्निटेशन भी होता है। यूफोरिक इज अ वेरी पॉजिटिव वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, इट मीन्स वेरी हैप्पी। तो डी एंड डी आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स को टिपिकली वी डोंट वांट टू सेलेक्ट आंसर्स विच आर वेरी स्ट्रॉन्ग। स्पेशली अगर आप देखें इस पूरे के पूरे पैसेज में कोई इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड नहीं है, ठीक है। बहुत ही न्यूट्रल टॉपिक है, ये न्यूट्रल पैसेज है। यू डोंट वांट टू पिक डी एंड डी। तो बचे ए बी एंड सी। ए कॉन्डिसेंडिंग है। कॉन्डिसेंडिंग का मतलब होता है वेरी स्ट्रांगली नेगेटिव, ठीक है, और इतना स्ट्रांग नहीं है, तो ए भी गया। तो नाउ देर आर ओनली 2 वर्ड्स लेफ्ट, बी एंड सी, एंड बोथ ऑफ देम आर वेरी वेरी न्यूट्रल, ठीक है। ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो डिसइंटरेस्टेड एंड क्वालिफाइड, नंबर 1, डू यू इवन नो द मीनिंग्स ऑफ डिसइंटरेस्टेड एंड क्वालिफाइड? देखा आपने यहाँ पर क्या किया ईटीएस ने? वर्ड का मीनिंग टेस्ट क्या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। डिसइंटरेस्टेड एंड क्वालिफाइड का अगर आपको मीनिंग नहीं पता, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर जीआरई वर्ड्स है। तो ओपन करिए आप डिक्शनरी और इन दोनों के जो है मतलब सीख लीजिए आप। डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है अनबायस्ड, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता कि इंटरेस्ट नहीं है, इट जस्ट मीन्स न्यूट्रल। और क्वालिफाइड होता है कि आप किसी आर्गुमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन पूरी तरह नहीं सपोर्ट कर रहे, ठीक है। इफ सो एंड सो देन द आर्गुमेंट इज सपोर्टेड। तो डिसइंटरेस्टेड एंड क्वालिफाइड में जो आपको है, आप टाई ब्रेक करना है आपको। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि इफ यू गो बैक हियर तो आप देखेंगे लास्ट लाइन में ग्रू टू बिकम वेल एस्टेब्लिश्ड इन द मोर एसोटेरिक विजुअल। तो ये बंदा बोल रहा है कि ये जो भी है ऑडियो विजुअल करस्पॉन्डेंसेस एज एस्थेटिक कंसर्न्स, दे ग्रू टू बिकम वेल एस्टेब्लिश्ड, राइट। तो इसका कोई ओपिनियन है, इसका व्यू है, ऑथर बोल रहा है कि भाई दे बिकेम वेल एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। पॉजिटिव बोल रहा है ना कि भाई कोई चीज़ वेल एस्टेब्लिश हो गई है, दैट्स अ गुड थिंग। वेल इज़ अ वेरी पॉजिटिव वर्ड, राइट। तो इसीलिए डिसइंटरेस्टेड आप नहीं कह सकते, इट इज़ क्वालिफाइड। बंदा पूरी तरह तो सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन बोल रहा है हाँ इट वॉज वेल एस्टेब्लिश्ड, तो क्वालिफाइड। तो बी एंड सी में वी चूज क्वालिफाइड इज द राइट आंसर।